हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 66। हम फॉलो कर रहे हैं पीवाईक्यूज। हमने 2024 के पीवाईक्यूज सॉल्व कर दिए फर्स्ट वीडियो में। सेकंड हम 2023 के सॉल्व करने जा रहे हैं, बट दिस टाइम वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 2020 क्वेश्चंस मैंने डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन तीन टाइप्स के रॉक दिए गए हैं एंड वी हैव टू मैच विद द करेक्ट ऑप्शन। सो एक बार देख लेते हैं तीनों रॉक्स के फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनते हैं। सो इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जब लावा वोल्केनिक इरप्शन के बाद जब लावा ठंडा हो जाता है उससे बनता है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? आफ्टर द इरोजन, ओके, आइदर थ्रू द विंड और द वाटर के थ्रू जब इरोजन होता है तो जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं लेयर बाय लेयर, उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? आइदर इग्नियस और द सेडिमेंट्री, या तो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर के थ्रू गुजरते हैं तब उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। सो अकॉर्डिंग टू दिस, लेट्स सी व्हाट आर द आर ऑप्शंस। इग्नियस रॉक का ऑप्शन होगा मोल्टन मैग्मा, ओके, दैट इज ए का होगा सेकंड। देन सेडिमेंट्री रॉक, इसका होगा डिपोजिशन बाय विंड एंड वाटर, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? जब विंड या फिर वाटर से सॉइल के जो डिपोजिशन होता रहता है लेयर बाय लेयर, तो उससे ये बनता है। सो बी का ऑप्शन होगा थर्ड। मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, इट इज फॉर्म व्हेन द any rock, either igneous or the sedimentary rock, went through a change, okay, due to the heat and pressure, heat या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से igneous और sedimentary rock कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। सो आवर फर्स्ट option is the correct one. Now let's move towards the second question. Watan Jagir were given by Akbar to which of the following chief? Okay, so Watan Jagir means a part of land. Okay, so अकबर के टाइम पे पार्ट ऑफ लैंड एज अ ग्रांट किसको मिलता था? क्या मराठों को मिलता था? नहीं, मराठों को नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही थी। मराठास दे वर इमर्जिंग, वो इमर्ज हो रहे थे बहुत ज्यादा। ओके, इंडियन मुस्लिम्स को नहीं मिलता था, नहीं। लैंड ग्रांट्स ज्यादातर रूलर्स क्यों देते थे? किसी को अपनी तरफ करने के लिए। इंडियन मुस्लिम्स ऑलरेडी दे वर टुवर्ड्स द मुगल्स। ओके, तो सिक्स, क्या सिक्स थे? नहीं, सिख भी नहीं थे। क्यों? बिकॉज उस टाइम सिख अंपायर ही नहीं बना था। सो ओनली ऑप्शन हियर वी हैव सिसोदिया राजपूत्स। ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ वतन जागीर क्या एक हेरिटेज लैंड ग्रांट्स है जो दिया जाता था मुगल के टाइम पे। इट इज स्टार्टेड बाय अकबर, पर उसकी लेटर रूलर्स ने भी फॉलो किया। किसको देते थे? मोस्टली राजपूत को देते थे। व्हाई? बिकॉज जो एक ट्रस्ट बना हुआ था राजपूत और मुगल्स के बीच में बना रहे, एंड सो दैट राजपूत हमेशा मुगल्स को सपोर्ट भी करते रहे। एंड वन थिंग हियर वी हैव टू नोट दैट नॉट all Rajput clans accepted the sovereignty of the मुगल्स। इसका मतलब ये नहीं था कि हर राजपूत मुगल्स की सोवर्जिनिटी, मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। देयर आर मेनी मुगल रूलर्स सच एंड महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगल्स की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। Now, the Indian National Congress in the early years raised a number of economic issue against the British. ओके, तो यहाँ बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अर्ली फेज में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रन बाय द इलीट इंडियंस। पढ़े लिखे इंडियंस का ग्रुप था, बहुत कम लोग थे, मास मूवमेंट नहीं था। सो ज्यादातर वो पिटीशन से डिमांड करते थे, या फिर लेटर्स लिखते थे ब्रिटिश को कि सर्टेन चेंजेस कर दो। सो ऑप्शंस देखते हैं। द कांग्रेस डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू द पॉवर्टी एंड फेमाइन। हाँ, उन्होंने ये डिमांड किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल की वजह से पॉवर्टी और फेमाइन हो रहा है। ओके, सेकेंड इज इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कट इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो ये भी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था कि जो टैक्स है उसे रिड्यूस कर जाए और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसे भी रिड्यूस कर दिया जाए। ओके, कांग्रेस डिमांडेड मोर फंड फॉर इरिगेशन। कांग्रेस डिमांड, ये भी ऑप्शन सही है कि कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि इरिगेशन फंड्स इंक्रीज किया जाए ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। ओके, इट रेज द वॉइस अगेंस्ट द एंटरटेनमेंट टैक्स। नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। सो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो this second option is our correct option. First, second and third. Fourth is a wrong option. Now, which of the following statement are correct about Amazon basin? Okay, थोड़ा Amazon basin के बारे में समझ लेते हैं पहले। Okay, so Amazon basin एक tropical region में आता है। Okay, so
इक्वेटोरियल रीजन में आता है जहाँ पे सन की रेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ओके, सो अमेजोन बेसिन कहाँ पे? ब्राज़ील में, अमेजोन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम फीचर्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हर जगह, ओके, वर्ल्ड में कहीं भी जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। और इंडिया में कहाँ की जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इसे बोलते हैं झूमिंग। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है। ओके, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे। ओके, सो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है। तो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कहीं एक दूसरे दूसरी जगह जाना हो तो मोस्टली एयर कनेक्टिविटी का यूज किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर ऑप्शंस। ओके, here, the region is characterized by the hot and wet climate throughout the year. This is a correct option. People practice slash and burn agriculture, that is shifting cultivation. Okay. Fourth option is aircraft and helicopters are used for reaching various places. अब क्योंकि रोड डेवलप नहीं हो पाया तो किससे रीच करते हैं? एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर से, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस है। ओके, पीपल मेनली ग्रो पैडी क्रॉप्स। नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड रॉन्ग, थर्ड वन रॉन्ग क्यों है? बिकॉज देयर मेन क्रॉप वाज मेज। उनका पैडी क्रॉप नहीं, पैडी क्रॉप मतलब राइस की बात हो रही है, तो वहां पे राइस नहीं, उनका मेन क्रॉप क्या था? अमेजोन बेसिन में मेन क्रॉप क्या है? मेज है। सो आपके ऑप्शन कौन कौन सही है? ए, बी एंड डी। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड वन, ए, बी एंड डी। Which of the following is true about the Asoka Dhama? Okay, it did not. Let's see the option. Option देख लेते हैं अशोका धामा में कौन से ऑप्शन सही हैं इसमें? It did not involve the worship of a god. Yes, they do not preach to worship any god. वो किसी को बोलते नहीं थे कि okay, इस god को believe करो, इस पे pray करो। It did not involve practice of sacrifice. अब देखो यहाँ sacrifice का मतलब ये नहीं किसी की बलि चलाना। sacrifice का मतलब होता है जो rituals होते हैं उसको perform करना। So वो प्रेफर करते हैं कि रिचुअल को परफॉर्म ना किया जाए। द आइडिया ऑफ धामा वर इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। यस, इट इज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, क्योंकि आफ्टर बुद्धिज्म के अशोका ने ही बुद्धिज्म की फिलोसफी को स्प्रेड किया था। ओके, अशोका पॉइंटेड द बुद्धिज्म मॉन्क। उन्होंने अशोका ने क्या किया था? बुद्धिज्म मॉन्क को अपॉइंट किया था ताकि दिस मैसेज, ओके, इस मैसेज को हर जगह पहुंचाया जा सके। ओके, सो लेट्स सी। So option, one, that is A, option B, option C, and option D are correct. So correct from the option, fourth is a correct option. Next one. Okay. Which of the following is a correctly matched? Okay. अब देख रहे हैं कौन सा इसमें हमें दो क्रॉप्स दे दिए गए हैं, बेवरेजेस क्रॉप जो कॉफी एंड टी, इनको हमें देखना है करेक्टली मैच है कि नहीं। ठीक है, टी का देखते हैं पहले। ओके, सो टी के लिए क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इंडिया में अगर आप देख लो दार्जिलिंग या फिर असम, वहां पे क्या क्लाइमेट कैसा है? वार्म क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, वार्म क्लाइमेट है विद हाई रेनफॉल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन के लिए हमें चाहिए। ओके, कॉफी को कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि कॉफी को क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कोल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट में वी कैन नॉट ग्रो कॉफी। सो इंडिया में कॉफी मोस्टली कहाँ होती है? द साउदर्न इंडिया, ओके, नियर द नीलगिरी हिल्स। सो A is wrong, A is not correctly matched. So our option is fourth, option A, that is option first is a correct option. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लद्दाख। लद्दाख के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए गए और पूछा है कि ये सही है कि नहीं। ओके, तो थोड़ा लद्दाख के बारे में समझते हैं पहले। ओके, सो लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड पे, इट इज अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड पे जो ग्रेटर हिमालय उसके बियॉन्ड है। ओके, सो इफ इट इज अ बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कूल टेम्परेचर है। एंड अगर वो ग्रेटर हिमालय के बियॉन्ड है तो वहाँ पे जो रेन क्लाउड्स होते हैं वहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए वो डेजर्टेड एरिया है। डेजर्ट मतलब या तो कोल्ड या तो वार्म डेजर्ट भी होता है, जहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज वेरी लो और या फिर बारिश नहीं होती है, जैसे कि लद्दाख में। ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस। ओके, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू द लद्दाख। हाँ, काफी रिवर्स फ्लो होती हैं। मेन रिवर तो इंडस है, इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती हैं वहां से, लद्दाख से। ड्यू टू हाई, सेकंड ऑप्शन इज ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। हर एक एरिया जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पे बहुत ज्यादा है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। तो लद्दाख का भी क्लाइमेट क्या? एक्सट्रीमली कोल्ड है डिस्पाइट। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द दिस
एरिया एक्सपीरियंस द फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। सो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ठंडा है, तो फ्रीजिंग एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। जो विंड्स है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग विंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी विंड्स होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पाइट बीइंग इन द रेन शैडो एरिया देयर इज अ रेनफॉल ऑफ, देखो यहाँ पे सी गलत है, ऑप्शन ही गलत है। अगर आप पढ़ो तो कोई जगह अगर रेनफॉल नो रेन शेडो एरिया में है, अगर कोई जगह रेन शेडो एरिया में, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल ही नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है ऑप्शन, देयर इज अ हाई रेनफॉल। अरे कैसे हो जाएगा, अगर रेन शेडो एरिया है तो वहां पे रेनफॉल होगा ही नहीं। ओके, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी। ओके, ए, बी एंड डी, दैट इज आर ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। Now, the government has passed laws that made it mandatory for organizations with more than dash women employees to provide crash facilities. Okay, crash facilities क्या होती है पहले ये समझते हैं। Now, क्रैश फैसिलिटीज मतलब डे केयर मान लीजिए। ओके, जहाँ पे वुमेन्स वर्किंग वुमेन्स जब उनको काम करने जाना होगा तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को वहाँ पे रख सकती हैं फॉर डे केयर, एज अ डे केयर। सो हम यहाँ पे डे केयर की बात कर रहे हैं। सो हर एक गवर्नमेंट हैव मेड द मैंडेटरी, अगर किसी जगह पे 25 वुमेन्स काम करती हैं, मोर देन 25 वुमेन्स काम करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो वहाँ पे नेसेसरी है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्रैश फैसिलिटी बनाए, एक डे केयर सेंटर वहाँ पे वो बनाए। ओके, सो आवर ऑप्शन इज 25। नाउ, so according to the maternity benefit, okay, act of 2017, okay, so अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे 25 वुमेन या उनसे ज़्यादा वुमेन्स वर्क करती हैं वहाँ पे क्रैश फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वुमेन्स को वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। चूज द मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे बोला कि कौन सा मेजर इसमें से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ओके, तो एक एक करके समझते हैं, पहले कि ऑप्शंस को समझते हैं। ओके, मुल्चिंग, मुल्चिंग मतलब क्या होता है, जब आप सॉइल के ऊपर कोई ऑर्गेनिक कंटेंट डाल देते हो, ड्राई लीव्स, ग्रास या फिर स्ट्रॉ डाल देते हो, उससे क्या होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो एरिया वो डायरेक्टली वाटर या फिर एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो इरोजन नहीं होता है। ओके, दिस इज द मेथड टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। सेकंड देखते हैं टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, माउंटेन एरिया पे प्लेन तो होता नहीं है, वहाँ पे स्लोप्स होते हैं। सो कई बार जब स्लोप्स कम होते हैं वहाँ पे वो स्टेप्स की तरह, जिससे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उसी तरह स्टेप्स की तरह स्टेप्स बना दी जाती हैं, और उन स्टेप्स पे फार्मिंग होती है, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर स्लोप होगा तो पानी की जो वाटर की वेलोसिटी होगी, रेन वाटर की वेलोसिटी जो स्पीड होगा बहुत तेज होगा, तो और अपर लेयर को फिर इरोड कर देगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेप्स बना हुआ है तो उसकी जो वाटर की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो धीरे हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल नो इरोजन कंट्रोल में रहेगा। देन इंटरक्रॉपिंग। ओके, सो इंटरक्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग मतलब जब एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ कल्टीवेट किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। सो अगर आप कुछ कल्टीवेट कर रहे हो किसी लाइन पे तो अगेन वो सॉइल को बचाएगा इरोड होने से, पानी से और हवा से भी। ओके, सो ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो कैटल्स ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं, ग्रेज मतलब उसको वहां से बहुत ज्यादा ग्रास को उन्होंने कंज्यूम कर लिया, कैटल्स ने, ओके, जानवरों ने कंज्यूम कर लिया, खा लिया उसको। तो एक लिमिट से अगर ज्यादा ग्रेजिंग हो गई तो जो ग्रास की कैपेसिटी होती है रीग्रो करने की वो चली जाती है, तो फिर वहाँ ग्रास ग्रो नहीं करता। अगर ग्रास नहीं है तो अब जो टॉप लेयर है सॉइल का वो एक्सपोज हो जाता है वाटर से, एंड वाटर के लिए एक्सपोज हो जाता है और पानी से। ओके, सो वाटर एंड सॉरी एयर से, सो वाटर एंड एयर क्या करते हैं फिर सॉइल इरोजन करते हैं। सो दिस हेयर ओवर ग्रेजिंग इज नॉट आर ऑप्शन, इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते सॉइल इरोजन से, इट इज अ कॉज, ये कॉज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए, सी एंड डी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो हिस्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसमें किसने स्लोगन दिया था, किसने ये फ्रेज फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज बीइंग कॉइन्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, आज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्यों, व्हाई ही हैड कॉइन्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इन्होंने ये टर्म क्यों कॉइन किया, क्योंकि अगर आप इंडिया के देखो तो देयर इज अ डाइवर्सिटी, हर एक चीज में डाइवर्सिटी है।
हर एक स्टेट एक दूसरे से अलग है, कल्चर में अलग है, हमारे खाने के तरीके अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, ट्रेडिशन अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी हम एक इंडिया है। ओके, सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले किसने इसे कॉइन किया था? इसे किया था जवाहरलाल नेहरू, आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो द फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। ओके, दो स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग द लेदर वर्कर्स इन द 19th सेंचुरी। अब देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मीज। ये सही है गलत? सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस टाइम पे सिंथेटिक लेदर्स नहीं आए थे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिमांड्स किसी शूज की। शूज किससे बनते थे? लॉन्ग लास्टिंग शूज किससे बनते हैं? लेदर से बनते थे। फर्स्ट वन इज अ राइट वन। सेकंड क्या है? द पुअर पीपल फ्रॉम द ऑर्डिनरी कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वर रेडी टू सप्लाई शूज फॉर द आर्मी। जो ऑर्डिनरी कास्ट है, यहाँ पे ये लोअर कास्ट बोलना चाहते हैं। ओके, सो इंडिया में अगर आप देखो कास्ट सिस्टम फॉलो करते हो तो अपर कास्ट मोस्टली यू नो इस तरह के काम, लेदर का काम नहीं करेगा। ओके, सो जो लोअर कास्ट, उसने ऑर्डिनरी और लोअर कास्ट ने क्या देखा कि अपॉर्चुनिटी इनके पास अपना इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने का। सो ये भी is the correct option. So both A and B are the correct option. The fourth one is our option. Now the category is to while princely states was applicable. Okay, जो इसका कहने का मतलब जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थे जो बाद में इंडिया में मिल गए थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके रिगार्डिंग। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले एक बार देख ले तो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, सो ड्यू टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल्स, ओके, हिज एफर्ट्स, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विद इंडिया, इंडिया में मर्ज हो गए थे। कौन कौन से स्टेट नहीं हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर नहीं हुआ था। ओके, इन द बिगिनिंग। सो the first fourth option, let's see, at the time of independence around 947 948 only, no. To known as no march category exist in India, no. नो सच कैटेगरी एग्जिस्ट इंडिया बिकॉज सच कैटेगरी एग्जिस्टेड, प्रिंसली स्टेट तो थे ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसे कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। In the post 1956 when they were no longer retained as administrative unit, ये भी गलत है। ओके, ऑप्शन सही कौन सा है फिर हमारा? फर्स्ट वन। क्यों? जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो ये प्रिंसली स्टेट इंडिया में आ गई और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या, कैसे रिकॉग्नाइज किया? एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। कैसे रिकॉग्नाइज किया? एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओके, अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस है रिगार्डिंग द श्री नारायण गुरु। हु वाज द श्री नारायण गुरु? बेसिकली द श्री नारायण गुरु वाज द वन ऑफ वन ऑफ द रिफॉर्मिस्ट। ओके, ही वाज अ सेंट और वो कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने ही मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, उन्होंने कई सारे एफर्ट्स भी किए थे। तो ऑप्शंस देख लेते कौन कौन सा सही है। ही एडवोकेटेड द इक्वालिटी ऑफ ऑल विद इन अ सिंगल सेक्ट। किसी सिंगल सेक्ट में या किसी कास्ट में भी हायरार्की होती है। ओके, तो इन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए। सो उन्होंने ये कहा था, इट इज द राइट ऑप्शन। ही इंस्पायर्ड ऑल ऑफ देम टू हैव फेथ इन ऑल गुरुज। इन्होंने कहा था कि अपने गुरु पे फेथ रखो। क्या उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने he believed। okay, so both the options are true, so option number 4, that is A and B, are true. The rocks that were found formed 300 million years after the earth was formed is, okay, जब धरती बन गई थी उसके 300 मिलियन ईयर्स बाद कौन से रॉक, कहाँ पे रॉक फॉर्म हुए थे? ओके, सो क्या हम इसे यंगेस्ट रॉक कहेंगे? लोकेट द हिमालय और लोकेट द ईस्टर्न यूरोप, लोकेट द वेस्टर्न यूरोप। थोड़ा सा जान लेते हैं, ये एक नया आपके लिए होगा थोड़ा सा। द ओल्डेस्ट रॉक, नोन रॉक फॉर्म्ड 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। ओके, ए इज फाउंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में? स्पेसिफिक कहाँ पे? जैक हिल्स। जैक हिल्स नाम की एक जगह है जहाँ पे ये 3,000 300 मिलियन ओके ईयर्स अर्थ के बनने के बाद ये रॉक्स फॉर्म हुए थे। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन क्रिस्टल फॉर्म्स में मिलते हैं वहाँ पे। ये जो उनका स्ट्रक्चर होता है बड़े बड़े क्रिस्टल फॉर्म में ओके मिलते हैं। सो द ऑप्शन फर्स्ट इज राइट वन, दैट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड न्यूज़पेपर केसरी? ओके, तो जो
न्यूज़पेपर है केसरी, उसे कौन एडिट करता था? ओके। सो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गांधी एरा से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो महात्मा गांधी इज़ नॉट नॉट आवर ऑप्शन, ओके? क्योंकि हम महात्मा गांधी के आने से पहले की बात करें। क्या वो लाला लाजपत राय थे? नहीं, लाला लाजपत राय नहीं थे। क्या ज्योतिबा फूले थे? ये भी नहीं थे। तो हमारे पास कौन-सा ऑप्शन बचा? बाल गंगाधर तिलक, ओके? सो ही वाज़ द प्रोमिनेंट लीडर। गांधी जी तो बाद में आए थे, ओके? गांधी जी के पहले भी प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वैसे लाला लाजपत राय भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम द पंजाब, ओके? सो बट केसरी न्यूज़पेपर कौन एडिट करता था? बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा देख लेते हैं, ओके? केसरी was a Marathi language newspaper founded in 1881, ओके? तो बाल गंगाधर तिलक इसे एडिट करते थे, ओके? सो ये क्रिटिसाइज करते थे बहुत ज्यादा ब्रिटिश रूल को। तभी उनको ही हैव टू वेंट टू द जेल ऑल्सो। और वो अपनी न्यूज़पेपर में लिखते थे कि फॉर द सॉरो, मतलब सभी परेशानियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है, ओके? सो एक और चीज उन्होंने ना स्वदेशी मूवमेंट एंड होम रूल मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर? नाउ वैसे 5 लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 लेयर इन्होंने दे दिया है। नाउ जो भारी होता है, ओके, ग्रेविटी की वजह से नीचे होता है। सो जो डेंसर एयर होती है, वो अर्थ के सरफेस के अराउंड होती है। फिर जैसे हम ऊपर जाते हैं, ओके, सो जो जितने भी एयर होते हैं उनकी जो वो थिन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का गैप इंक्रीज होता है, ओके? वो एक्सपैंड करते हैं। सो सबसे ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सा है? एग्जोस्फेयर, ओके? सो यहाँ पे मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम पाए जाते हैं, ओके? एंड यू विल बी सरप्राइज, आपको सरप्राइज मिलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप फिर भी अपना हाथ बाहर निकालते हो, ओके, एग्जोस्फेयर में, ओके, विच इज 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस से 600 किलोमीटर ऊपर है ये, ओके? सो अगर आप अपना हाथ बाहर निकालते हो, बाहर का टेम्परेचर है 2000 डिग्री, ओके, तो फिर भी आपका हाथ नहीं चलेगा। क्यों? जो एयर पार्टिकल्स है वो बहुत दूर है, ओके? सो वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फील नहीं होगा इतना, ओके? और मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट सैटेलाइट भी यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, क्योंकि जब एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो सैटेलाइट्स आराम से ऑर्बिट कर सकती हैं। सो मैंने बोला कि 5 लेयर हैं। कौन-कौन सी लेयर हैं? एक इसमें नहीं लिया है, सबसे लोअर लेयर, दैट इज़ are the lithosphere, or sorry, the lithosphere is the land, okay? So the troposphere is the first layer, okay? After troposphere we have stratosphere, then we have thermosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So exosphere याद रखना सबसे लास्ट लेयर है, okay? सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी आ जाती है? हमारी ट्रोपोस्फेयर। सो एग्जोस्फेयर में जो एयर पार्टिकल है वो बहुत दूर रहते हैं, तो वहां पे क्या रहता है? थिन एयर रहता है, ओके? सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द ग्राम भोजका? ओके, ग्राम मतलब मीन्स गांव की बात करें, भोजका मीन्स द लीडर, हेडमैन की बात करें। थोड़ा एक बार देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस पे आते हैं, ओके? सो हम गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम पे जो हेडमैन होता था, ग्राम भोजका होता था, वो लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। उसके बाद लोग होते थे काम करने के लिए, ओके? सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज, जुडिशियल चीज और पुलिसिंग पावर भी उसी के हाथ में होती थी, ओके? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। So he had slaves and hire workers to cultivate the land. It is correct option. Okay. The king often used him to collect taxes. Okay, king टैक्स तो लोगों से जाके लेगा नहीं, वो किससे मांगेगा? जो हेडमैन होता था विलेज का, उससे। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ओके? नाउ जो ये पोजीशन होती थी हेडमैन की, मोस्टली ये मेंस को मिलती थी, ओके? सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बचता कौन सा है? थर्ड वन, इसे देखते हैं। ही डिड नॉट फंक्शन एज अ जज एंड पुलिसमैन। अब देखो एंशियंट टाइम की बात हो रही है। एंशियंट टाइम में जो विलेज का हेड होगा वो चीजें डिसाइड करेगा। कुछ गलत होगा फिर भी वो, तो वो इनिशिएट करेगा, ओके, जस्टिस दिलाने के लिए। बट यहाँ पे क्या बोला गया? ही डिड नॉट। नो, ही डिड। सो दैट्स व्हाई इट इज आर नॉट ऑप्शन। तो अब देखो क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, ओके? तो हमें देखना है उसमें लिखा है नॉट करेक्ट और करेक्ट लिखा है। इसमें लिखा है कि नॉट करेक्ट फॉर द ग्राम भोजिका, तो आर ऑप्शन इज द थर्ड वन, ओके? इट इज नॉट करेक्ट, ओके? सो
यहाँ डिफरेंट स्फीयर्स की बात की गई है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हमें करेक्टली मैच करना है इसे, ठीक है? एक बार समझते ही होता क्या है? स्फीयर मतलब लिथोस्फीयर, तो स्फीयर मतलब होता है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओके? लिथोस मतलब होता है, लिथो मतलब होता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वन, लिथोस्फीयर मतलब मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हाइड्रोस्फीयर, ओके? हाइड्रोस मतलब क्या होता है? हाइड्रोस मीन्स वाटर, ओके? वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, तो बी का क्या होगा? सेकंड, ओके? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, ओके? वेपर, एयर, सो लेयर ऑफ एयर, सो थिन लेयर ऑफ एयर, सो सी का क्या होगा? फोर्थ। बायोस्फीयर, ओके? बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स सर्कल, एक ऐसे सर्कल पे जहां पे लाइफ पॉसिबल है। इसका ऑप्शन क्या होगा? प्लांट एंड एनिमल किंगडम, okay? So which one is our correct option? That is first one. द मुगल रेवेन्यू सिस्टम, ओके? मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था कि मुगल्स में क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि क्योंकि इट वाज द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड रिफॉर्मिंग। मुगल के टाइम में रिफॉर्म्स हुए थे कुछ, ओके? मिलिट्री में रिफॉर्म हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव में रिफॉर्म हुआ था, रेवेन्यू दैट इज टैक्स में रिफॉर्म हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडिवल इंडिया से, ओके? कोई ना क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर, सो इससे पूछा गया कि टैक्स का नाम क्या था, ओके? रेवेन्यू पूछा गया ना, रेवेन्यू दैट इज टैक्स, टैक्स की बात हो रही है, तो टैक्स का नाम क्या था? ओके, सो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। जागीर से स्टार्ट करते हैं। जागीर क्या है? फिडुअल असाइनमेंट, ओके? इट मींस एक लैंड दिया जाता था, जो नोबल्स होते थे उनको दिया जाता था। एक था लैंड ग्रैंड, एक था मतलब लैंड को ग्रैंड किया जाता था। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से इम्प्लीमेंट हो गया था। जात क्या है? जात इज अ रैंक, मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम क्या थी? अकबर की मिलिट्री पॉलिसी, ओके? उसमें जो रैंकिंग सिस्टम था, उसमें लोएस्ट वन ऑफ द रैंकिंग सिस्टम वाज अ जाट, ओके? जो रैंक मिलता था नोबल्स को, ओके? एंड अकॉर्डिंग टू देयर जाट, these nobles can maintain the certain number of सोल्जर्स, ओके? अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या बनता है? जब्त, कई बार जब्ती भी लिख के आता है, सो जब्त एंड जब्ती बोथ आर द रेवेन्यू, ओके? और टैक्स ड्यूरिंग द Akbar's reign, okay? It was introduced by the Todermal, his finance minister, okay? So the first option is correct. It is our option. नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे देख लेते हैं, ओके? सो एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन ट्वेल्थ सेंचुरी के टाइम पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमें कुछ दो स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया है कि सही है कि नहीं गए हैं, ओके? देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉज कैरिड बाय द शिखरा। अगर आप कोई भी एंशियंट टेम्पल देखो, बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा मैसिव है, ओके? सो उनका वेट किस पे टिका रहता है? इसमें बोला गया शिखर। शिखर्स क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं, ओके? सो इट्स द करेक्ट ऑप्शन, ओके? देन सैंडस्टोन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स was increasingly used in the construction। उस टाइम पे सीमेंट नहीं होता था, तो यही सैंडस्टोन का मिक्सर, लाइमस्टोन का मिक्सर ये यूज करते थे बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने में। आज तो घर बनाने के लिए सीमेंट यूज करते हैं, उस टाइम सीमेंट नहीं था। अगर आप किसी भी फोर्ट को, पैलेसेस को देखो जो एंशियंट टाइम में, मिडिल टाइम में बना हुआ है, उतने बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं रॉक्स के, अभी भी टिके हुए हैं, ओके? विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके? सो बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, Amit sir is already taking your pedagogy class. So, कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है, तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, ओके? कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी आपको मस्ट आनी ही चाहिए। क्यों? बेसिक है, हर जगह पूछा जाता है। और अमित सर बेसिक वी आर प्रोवाइडिंग ना दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो अमित सर इज ऑलरेडी टेकिंग द क्लास, आप ज्वाइन करिए, डेली बेसिस पे उनके आपको क्लासेस मिल जाएंगे। So for today, thank you so much, and we will meet in the next video। हम next video में मिलेंगे और solve करेंगे another set of questions of PYQ 2023, और हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आगे। So thank you so much for joining।